अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आज भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देखते तो हो, सब कुछ करते हो, बट आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ये चीज़ें आप करते रहो ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे, और वीडियोस जितना हो सके इधर से उधर फैलाओ अपने फ्रेंड्स तक, ताकि जिनको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पे पिन करना बिल्कुल ना भूलो, वो चीज़ें करो आप, उससे आपको न्यू अपडेट्स जो भी नई नई चीज़ें होंगी, जैसे मैं न्यू वीडियोस बना रहा हूँ कुछ रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आपको जरूरत हो उस चीज़ की तब ना मिले, इसलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ये करना ना भूलो, इनको एकदम ध्यान से सबसे पहले आप करो। और टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता रहेगा, सब कुछ एकदम क्लियरली होता रहेगा। जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछो, वहाँ पे लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है अदर वीडियोस की, वो भी जाके देखो। फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मेरा शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली टेक्स्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है आप वहाँ से पूछ सकते हैं। बस मेरा कहना इतना ही है कि आप एकदम अच्छे से सिंपली एकदम हर एक क्वेश्चन को समझो, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, अगर किस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हो। तो ये इन चीजों पे ध्यान रखो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जो हमारा लास्ट टॉपिक में मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव में कुछ चीजें मैंने बताया था, u प्लस वी, u माइनस वी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने लिखवाया था, वो फॉर्मूलाज आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। वो मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था, अगर लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखे हो तो वो लिंक में मैंने शेयर कर दिया हुआ है, वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप जाओ वहाँ पे देखो, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है, आपको सारी चीजें कंटिन्यूअस समझ में आनी चाहिए। तो हमारे चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, बात एक ही होती है, ऐसा कुछ अलग बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमको चैप्टर डिफरेंशिएशन के नाम से दिया गया है तो सर डेरिवेटिव क्यों बता रहे हैं, तो सर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन कुछ अलग चीजें नहीं होती। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी चीजें डिस्कस की थी। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। किसी चीज का अगर हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो वो हमारा डेरिवेटिव होता है। लास्ट लेक्चर में जो चीजें मैंने डिस्कस की थी उसके बारे में अभी इस टाइम पे डिस्कस करना हमारे लिए थोड़ा मतलब सही नहीं होगा, बिकॉज हमें कुछ और आगे सिलेबस को भी लेके जाना है, तो रिवाइज तो करवाना नहीं है, उसमें कुछ बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, तो आप जाओ वहां पे देख लो। उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें इस लेक्चर में देखना है। सो डेरिवेटिव पहले हमने u प्लस v का हमने निकाला। सपोज करो y इज इक्वल टू u प्लस v अगर हमें दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव भी हमने निकाला था, इसका डेरिवेटिव था dy बाय dx। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो, मींस du बाय dx प्लस dv बाय dx ना। फिर हमने y इज इक्वल टू u माइनस v का भी डेरिवेटिव निकाला था, मींस dy बाय dx। अगर आपको सब्ट्रैक्शन में है तो आप कैसे करोगे, तो उसका भी सेम यही रूल है, du बाय dx माइनस dv बाय dx। ये लास्ट के लेक्चर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, दो फॉर्मूलाज जिनके ऊपर हमने डिस्कस तो मैंने बाकी सारे फॉर्मूलाज के ऊपर भी किया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर किया था, बट इनके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। u इंटू वी और u अपॉन v के बेस पर हमने नहीं किए थे, तो वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे कंपोजिट फंक्शन, और उसका एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम समझेंगे अच्छे से, और उस थ्योरम के बाद फिर हम इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली हमारा एक्सरसाइज की क्या है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के लिए, क्योंकि आप ये मत सोच के सिर्फ मैथ्स पढ़ो कि आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, आप ये सोचो कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। इन लास्ट लेक्चर मैंने ये भी बताया कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, कहाँ कहाँ हमें इसका यूज आता है। तो अगर आप फिजिक्स में देखो तो भी डेरिवेटिव का यूज है, मैथ में तो आपको पढ़ा है, बहुत जगह आपको लगने वाला है सारी चीज, ये पूरा चैप्टर ही है, तो बहुत यूज है इसका, तो आप इसके ऊपर ध्यान देते रहो। u इंटू वी रूल भी मैंने वहां कल के लेक्चर में बताया था, कि जो आपने देखा था कि u इंटू वी रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया। सपोज y इज इक्वल टू u इंटू वी के टर्म में दिया हुआ है, आपके फंक्शन u एक टर्म है और v एक टर्म है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? dy बाई dx इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v, dy dx ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखो, काफी लोग ऐसे दिमाग में आपके ये सेट हो जाता है कि हमेशा नीचे dx ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड ये करता है कि फंक्शन किस पे डिपेंड करे, फंक्शन कैसा है। मतलब अगर सपोज करो y इज इक्वल टू, अगर यहीं पे मैंने ऐसा दे दिया sin t,
तो अब हमारा वेरिएबल क्या है t। साइन की वैल्यू कैसे चेंज होगी, जब t की वैल्यू चेंज होगी। अगर साइन 0 है तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी। साइन t अगर हमारा 1 है तो हमारी वैल्यू सॉरी t अगर हमारा 90 है तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। तो जो y है ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, t की वजह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म रहता है वेरिएबल वो हमें बताया। अगर इसको डेरिवेटिव लेना रहेगा हमें तो मैं ये नहीं लिखूंगा dy by dx, तब मैं dy by dx नहीं लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा dy by dt। मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, किसके चेंज होने से हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो y हमारा चेंज हो रहा है किसके चेंज होने से, t के चेंज होने से। यहाँ x नाम की कोई चीज नहीं है। x हम क्यों लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में सारी चीजें वेरिएबल हर जगह पे x ही दिया गया है, तो x ही लेके हम सॉल्व करेंगे। बट फिजिक्स में अगर आप ये देखोगे तो फिजिक्स में वहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना रहता है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आज इतना चेंज हुआ तो कल इतना चेंज होगा, या अभी 1 आवर पहले इतना, इसका ये कुछ इस तरीके से। सपोज एक एप्पल ले लो, एक एप्पल क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप वो डिकम्पोज हो रहा है। तो एक सपोज 5 मिनट्स में इतना होगा, 10 मिनट्स में इतना हो गया, 1 डे में इतना हो गया, सेकंड डे इतना हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जो हमारा वेरिएबल रहेगा वही हम लिखेंगे नीचे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले करवा देता हूँ। और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो भी मैं आपको पहले लिख देते हैं वो फॉर्मूला भी, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला वाज, अगर सपोज करो y इज इक्वल टू u अपॉन v के टाइम में दिया हुआ है, मतलब u अपॉन v के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब u एक फंक्शन है, u एक टर्म है आपका, v एक टर्म है, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, dy by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ये आपका फॉर्मूला था किसके लिए, u अपॉन v के लिए। किसके लिए था, u अपॉन v के लिए। सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो ये चीजें तो आपको आनी है। सब सिंपल चीजें हैं, तो ये तो एकदम अच्छे से आनी चाहिए। चलो dy by dx is equals to the whole upon v square v du by dx minus u dv by dx। अगर आपसे पूछे कैसे आया ये सब फॉर्मूले, हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये कैसे डिराइव किए गए, तो ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव किए गए हैं, कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने देखा है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे। तो अब आज डायरेक्टली मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि u इंटू वी, ये दोनों तो हमारे हो चुके हैं, ये बचा हुआ है, तो इसके ऊपर हम करते हैं कि y इज इक्वल टू u इंटू वी। सो एक क्वेश्चन सपोज हमें दिया है, एंड क्वेश्चन इज लाइक y इज इक्वल टू x इंटू साइन x। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं ना, x इंटू साइन x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डिफरेंशिएटिंग कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, x है। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे दो टर्म है, कितने टर्म है, दो टर्म है। x हमारा एक अलग टर्म है और sin x हमारा एक अलग टर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊं तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि x हमारा एज u बिहेव कर रहा है और ये टर्म हमारा एज v बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, u x as u and sin x as v। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा y is equals to u into v हो गया, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dy by dx is equals to u डेरिवेटिव ऑफ v and plus v डेरिवेटिव ऑफ u। तो कुछ ऐसा ही रूल यहाँ पे अप्लाई करना और डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो डिफरेंट, तो dy by dx is equals to d by dx of x into sin x, जिसमें से ये आपका टर्म आपका u है, ये टर्म आपका v है। सो वी विल अप्लाई u into v रूल। u into v रूल क्या बोलता है, dy by dx is equals to u। फर्स्ट क्या आएगा, u। व्हाट इज u, यहाँ पे u हमारा x है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा, ये हमारा u है और ये हमारा v है। सो u डेरिवेटिव ऑफ v मींस u हमारा क्या है, x d by dx of v which is sin x plus next v derivative of u, v derivative of u। so v आपका क्या है, sin x, so sin x d by dx of u, u is what, d by dx of u, u क्या है हमारा
एक्स, सबका डेरिवेटिव लिख देंगे हम और वही हमारा आंसर होगा। सो यहां पे लिख देता हूं मैं dy बाई dx इज इक्वल टू, जरा देखो x, ओके नाउ डेरिवेटिव ऑफ sin x इज व्हाट, cos x प्लस sin x एज इट इज हम लिखेंगे, x का डेरिवेटिव मींस आप अगर इसे 1 समझो, x रेज टू 1, तो देखो जरा क्या होगा, x रेज टू 1 हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, x रेज टू n, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हो तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो जाओ देखो, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब एंड लाइक भी करो और साथ में बेल आइकन को पिन भी करो। चलो x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, जरा इस फॉर्मूले से n मींस 1, x रेज टू 1 माइनस 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, सो x रेज टू 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट 1। सो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, तो आप डायरेक्टली बोलोगे 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर। सो आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या है ये आपका आंसर, किसके लिए, u इंटू वी के रूल में। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आपको आना चाहिए, तो ये रहा हमारा उसका रूल कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं हम अपने u अपॉन v के रूल पे, एक क्वेश्चन उस तरीके का भी कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन पे जाएंगे, वो थ्योरम करेंगे कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं और उसकी जो थ्योरम है वो क्या है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या है और हम कैसे उसके हेल्प से आगे के डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे, मैं ये सब कवर अप कर दूंगा। तो हटाता हूं मैं इसको, नाउ u अपॉन v के रूल में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू sec x अपॉन tan x, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है sec x अपॉन tan x। तो sec x अपॉन tan x अगर हमें दिया हुआ है तो हमें इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा कोई भी फंक्शन हो, मैं sec x into tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ही बहुत सारा लगभग 50% तो क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं होगा, और भी बहुत कुछ है, बट मैं ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। आप चाहो तो कुछ भी ले लो, log x अपॉन log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, आप ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो u अपॉन v के टर्म में से लेना है और सॉल्व करना है, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस सेम वही चीज करनी है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करने जाते हैं सो हमारा आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ sec x अपॉन tan x, क्लियर। अच्छा इसमें अगर आप देखो u क्या बिहेव कर रहा है और v क्या बिहेव कर रहा है, तो क्लियरली आपको यहाँ पे मिलेगा दिस sec x बिहेव्स लाइक u, और ये हमारा tan x जो है ये हमारा बिहेव कर रहा है v के जैसा। कैसा बिहेव कर रहा है, v के जैसा। सो u अपॉन v, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u अपॉन v, y इज इक्वल टू u अपॉन v, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। देखो सो dy बाय dx इज इक्वल टू, नाउ u अपॉन v का रूल क्या है, सबसे पहले तो आप एक काम किया करो, नीचे v स्क्वायर जो अकेला है उसको ही सबसे पहले लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं नीचे लिख रहा हूं tan स्क्वायर x, why tan स्क्वायर x, बिकॉज v इज tan और हमें v का स्क्वायर हमारे फॉर्मूले में, सो tan स्क्वायर x। नाउ v डेरिवेटिव ऑफ u, v को आपको पहले लिखना है, मींस tan x d by dx of sec x माइनस नेक्स्ट u डेरिवेटिव ऑफ v, u क्या है आपका sec x d by dx of tan x, why, because tan x is u, sorry v, डेरिवेटिव ले लेंगे, काफी इजी है, कुछ है नहीं इसमें। dy by dx is equal to tan x as it is। Now
डेरिवेटिव ऑफ sec x इज व्हाट, sec x into tan x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव बोलूं कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अब तो होता है sec x into tan x। तो हम उसको लिखेंगे वहां पे, so sec x into tan x माइनस नेक्स्ट sec x into tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो हम सेम वही चीज यहां पे भी लिखेंगे, इनटू sec स्क्वायर x द होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो dy बाय dx विल बी tan x sec x into tan x। so tan x into tan x, tan स्क्वायर x, so tan स्क्वायर x into sec x minus sec x into sec स्क्वायर x is sec cube x the whole divided by tan स्क्वायर x। क्लियर है? अगर आप चाहो तो उनको स्प्लिट कर दो, वहां से tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec x माइनस sec क्यूब x अपॉन tan स्क्वायर x। अगर वैसा लिखना है तो वैसा, नहीं तो आपका ये भी आंसर है। मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, अलग अलग करता हूं, तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। ये भी आपका आंसर राइट है। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो dy by dx is equal to tan स्क्वायर x into sec x divided by tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास sec x माइनस sec क्यूब x अपॉन tan स्क्वायर x। तो ये मत सोचना कि इसमें से कोई एक आंसर रॉन्ग है, नहीं, दोनों के दोनों राइट है, बस खाली ट्रिग्नोमेट्री को और इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो दोनों क्वेश्चंस राइट, दोनों आंसर्स आपके राइट है। आपको अगर u अपॉन v के रूल में सॉल्व करना है तो आपको कुछ ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, u अपॉन v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने सब टाइप के क्वेश्चन देख लिए, u प्लस v, u माइनस v, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। कौन से लेक्चर में किया था? लास्ट लेक्चर में किया था, जो हमने देखा। ओके, नाउ u into v का अगर हम देखें टॉपिक, तो ये हमने अभी के लेक्चर में किया, u into v के ऊपर अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, एंड u अपॉन v के ऊपर तो हमने जस्ट अभी ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस। अगर हैं तो इनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसके बारे में था। कुछ और चीजें मैं बता दूं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनके आंसर्स हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, बट मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा था। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी उनका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे है। तो इसको मैं रब करता हूँ। आप देखो, सबसे पहले तो कुछ चीजें समझो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये मुझे फर्स्ट वाले लेक्चर में ही आपको बता देना चाहिए था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो हमेशा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, है ना, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा जीरो क्यों होगा। तो चलो देखते हैं। और इस कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी। कैसी वैल्यू होगी? फिक्स वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? फिक्स वैल्यू। सपोज करो ये 5 एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं, तो 5, 6, 9, 100 कुछ भी ले लेते हैं, ये सब हमारे क्या होंगी? फिक्स वैल्यूज होंगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कहीं पे मैं 5 लिखता हूं तो क्या इसका मतलब का आप 6 समझ सकते हो? नहीं। क्या इसका मतलब आप 4 समझ सकते हो? नहीं। क्या इसका मतलब आप 100 समझ सकते हो? नहीं। इसका एक फिक्स मीनिंग है कि ये मेरी एक फिक्स आइडेंटिटी है कि मेरी वैल्यू 5 है। मेरी वैल्यू कितनी है? 5। मैं कांस्टेंट हूं, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब ये 5 चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता है। ध्यान से देखो, ये 5 चेंज नहीं हो सकता। हिंदी लिखना भी भूल गया मैं। हाँ, चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं हो सकता, अगर चेंज नहीं हो सकता तो उसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है, उसका यूज ही नहीं किया मैंने, उसको ऐसे ही रखा है मैंने,
वो जितना था एकदम नया 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 नवेला आया था, एकदम वैसे का वैसा रखा, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा क्यों खर्चा करूं, तो मैंने उसको वैसे ही रख दिया। अगर मैं उस पेन को यूज ही नहीं किया तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए? नहीं, उस पेन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, उसका इंक थोड़ा भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं किया गया। तो मैं बोल सकता हूँ उस पेन की वैल्यू जो है उस टाइम पे कांस्टेंट है। यस, वो कांस्टेंट है बिकॉज उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? रेट ऑफ चेंज 0। अब खुद से सोचो व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। लास्ट लेक्चर, रेट ऑफ चेंज, कि कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है, कोई ऐसा टर्म है जो चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे कांस्टेंट टर्म, मैंने बोला 5 है तो उसकी मतलब उसका मतलब वो 5 है, वो 100 नहीं हो सकता चेंज होके, नहीं है कि नहीं? मैंने बोला कोई एक चीज है जो 5 मीटर लॉन्ग है, तो 5 मीटर लॉन्ग है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो 6 मीटर लॉन्ग है, नहीं, वो चेंज नहीं हो सकती वैल्यू। 6 बोला तो 6 ही रहेगा, 100 बोला तो 100 ही रहेगा। मतलब जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसका आप रेट ऑफ चेंज तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज किसी चीज का फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं रही है, तो उसका हमारा डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 हमेशा। लेकिन अब यहां से आपको एक चीज और समझनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत लोगों को ये चीजें आती भी होगी, आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, बट आप समझो कि एक्चुअल में क्या होता है। तो क्या हमने बताया, देखा कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विल बी 0। अगर कोई डेरिवेटिव हम किसी कांस्टेंट टर्म का निकाल रहे हैं तो वो 0 होगा। क्यों होगा? वो भी हमने देख लिया, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज हो ही नहीं सकता, 5 रहेगा। अच्छा, वहीं अगर मैं x लिख दूं, y इज इक्वल टू, सपोज y इज इक्वल टू 5 लिखा था मैंने, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। मतलब मैं अगर बोलूं dy बाई dx निकालो, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि 5 के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। अभी आपने बताया सर, तो ठीक है, मैंने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये, तो यहां पे क्या डिफरेंस है? x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x में ये x हमारा फिक्स वैल्यू नहीं है, ये x 1 भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो इसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा, इसलिए ये हमारा वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। डन? चलो और कुछ समझते हैं इसके बारे में कि अगर, हाँ, जो मुझे आपको क्लियर करना था वो टॉपिक पहले हम समझ लेते हैं, तो दिमाग से मेरे निकल जाएगा। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता था कि सपोज करो अगर आपको y इज इक्वल टू 7x दे दिया है, 7x, तो मैंने आपसे बोला कि आप डेरिवेटिव इसका निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर? dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 7x। और सर आपने बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 7 का हमारा 0 हो गया, और 0 मल्टीप्लाई बाय x, कुछ भी करो 0, मतलब इसका भी आंसर हमारा 0 आएगा, जैसा अभी तक हमने देखा उसके हिसाब से। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां पे 7 x के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सपोज करो, ध्यान से देखो जरा, जब x की वैल्यू 1 थी तब y कितना होगा? 7। लेकिन अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 2 14। आप देख रहे हो क्या ये 7 रिस्पॉन्सिबल है पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज करने में? यस। अगर ये 7 नहीं होता तो x की वैल्यू 1 थी तो 1, x की वैल्यू 2 थी तो 2, लेकिन अब इसके पास 7 है तो 7 इसके मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि 7 जो है रिस्पॉन्सिबल है अगर x चेंज हो रहा है तो। फंक्शन को चेंज करने के लिए ये 7 भी रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इसे डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते। कब तक? जब तक ये अकेला ना हो। अगर यही सिर्फ 7 होता तो मैं इसका डेरिवेटिव 0 लिख देता, बट अभी मैं इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज इसके साथ एक और टर्म है x विच इज वेरिएबल, और ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब जब जब हमारी x की वैल्यू चेंज होगी वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा उस वैल्यू से। 2 अगर रहेगा तो 7 टाइम्स 2, अगर 3 रहेगा तो 7 टाइम्स 3, मतलब 7 3 21, तो 7 उस टाइम पे डिपेंडेंसी दिखाएगा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप कुछ बिना, अब 7 के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, 7 के अंदर सच में रेट ऑफ चेंज तो कुछ नहीं है, बट ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसे आप बाहर ले लोगे। क्या लोगे? 7 d बाई dx ऑफ x, और x का डेरिवेटिव मैंने बताया ये कितना होता है? 1 होता है। सो 7 into 1, so answer is 7. This is your correct answer, not this. This is your correct answer. तो सबसे पहले आप ये चीजें तो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ये कुछ छोटी सी चीज थी कि हम लिखते हैं तो वहां पे हमारा कांस्टेंट टर्म 0 क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हमारा अकेला है कांस्टेंट, अकेला
मतलब सपोज करो एडिशन में पहले कहीं मैंने एक फंक्शन दिया x² + 7x + 5, तो ये अकेले 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बट इस 7x का 7 0 नहीं होगा। सपोज यहाँ 2 लिख दिया तो ये 2 भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ x है और ये फंक्शन पूरा वेरिएबल है। ये टर्म्स दोनों डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो ये तो कुछ चीजें थी, तो मैं याद रखना हमेशा द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। हर एक वीडियो को ध्यान से देखो और लाइक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल आलस मत दिखाओ। ये आपके लिए ही है, आप इन चीज़ों को करो। आप नहीं कर रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो? वीडियोस देखते हो, दैट्स इट। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियोस पे जाते हो। बट एक काम किया करो, आप जब भी करो, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप तुरंत उनको सब्सक्राइब एंड लाइक करो, बेल आइकन पे पिन करो, ताकि आपको सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे कि एक वीडियो देखोगे उसके बाद फिर 2-3 वीडियोस मिस करोगे, तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिंक ब्रेक होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो आपकी मिस हो जाएंगी। वो ना हो, इसलिए आप पूरे के पूरे हर एक वीडियो को फ्लो में देखो, और उसके लिए आपके पास अपडेट्स होना जरूरी है कि कब न्यू वीडियोस आ रहे हैं। तो उसके लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे। सब्सक्राइब, बेल आइकन पे पिन, लाइक, शेयर करो, ताकि सब तक पहुंचे ये वीडियो। ठीक है, चलो तो ये भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी में। अब हम आ जा रहे हैं धीरे धीरे अपने टॉपिक पे। एक छोटा सा थ्योरम है, वो थ्योरम जैसे ही मैंने कंप्लीट किया वो आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डायरेक्टली स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम समझेंगे कि थ्योरम है क्या, उनको हम क्या समझेंगे। तो देखो, सपोज करो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहीं पे लिख देता हूं मैं। सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू u रेज टू 4 मैंने लिखा। व्हाट क्या लिखा? y इज इक्वल टू u रेज टू 4। और मैंने यहां पे आपको बोल दिया कि y इज द फंक्शन। यहां ये देखिए क्या पता चल रहा है, y इज द फंक्शन ऑफ u। y इज द फंक्शन ऑफ u मतलब क्या है कि जैसे जैसे u चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। मतलब y किसका फंक्शन? y इज द फंक्शन ऑफ u। अच्छा, यही अगर ये डायरेक्टली, अब अगर मैं इसके अंदर कुछ और लिखूं, एंड u इज इक्वल टू x² + 2x + 1, मान लेते हैं ऐसे कुछ भी, x² + 2x + 1, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? u इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x। इसको हम क्या लिखेंगे? u इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y जो है, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि u की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, बट u की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि y x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। मतलब देखा जाए तो y डिपेंड है u पे, u डिपेंड है x पे। किस पे डिपेंड है? x पे। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब तक जो आप पढ़ रहे थे वहां पे क्या था? y = cos x, y = x²। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको वेरिएबल दिया हुआ था, डायरेक्टली और कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, बट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन है जो किसी पे डिपेंड कर रहा है, और जिस पे डिपेंड कर रहा है वो फंक्शन खुद किसी और पे डिपेंड है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कैसे फंक्शंस कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो इनका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे? तो इसके बेस पे एक छोटा सा मुन्ना सा एक बहुत प्यारा सा थ्योरम है जिसको हमें सॉल्व करना है, और हम देखेंगे कि वो क्या होता है। उस थ्योरम को चेन रूल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये क्या मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। सपोज एक y हमें एक फंक्शन दिया है। अच्छा, ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अगर डिफरेंशिएबल होगा नहीं तो डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? तो मतलब मैं अगर बोलूं y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, then the whole function is known as composite function। अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी y को, y इज टू u स्क्वायर जो है, तो u की जगह ये है हमारा x² + 2x + 1 एंड रेज टू 4। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ
y इज द फंक्शन ऑफ x, मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। मतलब x के क्या यहाँ x यहाँ पे हमें दिख रहा है y के u के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्या x के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है, यस, बिकॉज x की वैल्यू जब चेंज हो रही है तब क्या चेंज हो रहा है, u, और u जब चेंज हो रहा है तब चेंज हो रहा है y, मींस इनडायरेक्टली x के चेंज होने से कौन चेंज हो रहा है, y, सो y इज द फंक्शन ऑफ x, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली में ये क्या था, एक्चुअल में ये था y is equals to u raised to 4, but now it is y is equals to x square plus 2x plus 1 the whole raised to 4, why, because u is this term, u हमारा क्या है, ये term, x square plus 2x plus, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, और कुछ अगर इसके बारे में मैं बताऊं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, तो और तो ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बाद हमें थ्योरम ही सॉल्व कर लेना चाहिए कि हम कैसे इनका डेरिवेटिव लेंगे, क्या हमारा चेन रूल है, वो चीज़ें हमें समझ लेना चाहिए। सो इतना ध्यान में रखो, y अगर किसी पे डिपेंड कर रहा है, सो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, y इज द फंक्शन ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ x, सो वी कैन से दैट y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है x पे, कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, क्लियर। तो क्या मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ, इसका देखो यहां पे अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव लेने की बात, तो इसकी डेरिवेटिव होगी dy बाई डी, क्योंकि y किस पे डिपेंड है, u पे, तो इसका du। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, du बाई dx, du बाई dx, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा होगा dy बाई dx, यही तो हमें देगा ना कि y x के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, मिल जाएगा, बट यही चीज हमें प्रूफ करना है, यही चीज हमें प्रूव करना है कि ये क्यों होगा, कैसे होगा सर, कैसे बता सकते हो आप डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिए कि ये इसका रेट ऑफ चेंज और इसका रेट ऑफ चेंज दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां से यहां तक का हमारा रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, y इज द फंक्शन ऑफ x हमें मिल जाएगा। तो यही हमारा बेस्ड है, इसी के ऊपर थ्योरम है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे आया, ये हमारा कंप्लीट थ्योरम है। बट अभी के लिए इतना है। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज करो y के अंदर, u के अंदर या y के अंदर किसी के अंदर चेंज हो रहे हैं, छोटे से चेंज हो रहे हैं, सो u के अंदर अगर सपोज x के अंदर डेल x चेंज हो रहा है, तो x के अंदर चेंज होने की वजह से u के अंदर चेंज होगा कितना, डेल u, और u के अंदर चेंज होने से y के अंदर भी चेंज होगा विच इज डेल y। मतलब अगर दो एक के अंदर चेंज होगा तो सबके अंदर चेंज होते चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ये हमारा क्या है, कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन। तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखो कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये होता है कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड है, वो ऐसा और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इतना ही बोल रहा हूँ। सपोज ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि x और x इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोल दिया 7z प्लस 5, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हो गया कि x इज द फंक्शन ऑफ z। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि y इज इक्वल टू दिस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कुछ डिफरेंट, यहां पे ये वैल्यूज पुट करके लिख दूंगा, तो मैं इसका भी निकाल सकता हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ z। मतलब देखो एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड, दिस इज कॉल्ड चेन। आपको दिख रहा होगा एक के बाद एक चेन बनती चली जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन रूल। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन रूल है क्या। अच्छा, ये थ्योरम हम कर क्यों रहे हैं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहिए, बट हम ये थ्योरम कर क्यों रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, काफी टाइम पूछा जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो 15, 16 फिर 17 में भी आया था, तो ये कुछ टाइम, काफी टाइम आता है। और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। थ्योरम देखो क्या है हमारा, इस थ्योरम को हम चेन रूल भी बोलते हैं, याद रखो क्या बोलते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया क्यों चेन रूल बोलते हैं, और हमें देखना है क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, कैसे इसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि क्या होता है। देखो थ्योरम है हमारा, स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ y इज द डिफरेंशिएबल function of, if y is the differentiable function of
u अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने किया था वही, एंड u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, then prove that क्या प्रूव करना है, dy by dx इज इक्वल टू d, जल्दी सोचो, y by du इंटू du by dx। ये आपको प्रूफ करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था, है ना, कि dy by dx हमारा क्या होगा, dy by du। और ये क्यों हमने किया, ये फॉर्मूला हमें क्यों फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले के थ्रू, ये जो हमने ये रिलेशन जो क्रिएट होगा अभी, इस रिलेशन के थ्रू हम फिर से कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे, फिर से कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे, और कुछ अलग फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, वही जो भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े उन्हीं को थोड़ा हम कंपोजिट फंक्शंस के टर्म में लिखेंगे, इस टर्म में लिखेंगे उन्हीं फॉर्मूलाज को। तो याद रखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं होगा, बहुत आसान है, वही सेम फॉर्मूला है, बस उसमें छोटा छोटा एक ही चीज हर बार ऐड होती रहेगी, तो आपको लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये मत सोच के डरो कि फिर से सर ने कुछ नया फॉर्मूलाज देने वाले हैं, फिर से कुछ, ऐसा कुछ नहीं, वही सब फॉर्मूलाज रहेंगे, उनके बेस पे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो स्टार्ट करते हैं, dy by dx is equals to du, dy by du into du by dx, ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम को आप एकदम ध्यान से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इंक्रीमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा, हमें थ्योरम में क्या दिया गया है, देखो जरा, थ्योरम में हमें दिया है y is the function of differentiable function of u and u is the differentiable function of x। अभी तक जो मैंने पहले आपको बताया, इसलिए मैंने पहले कंपोजिट फंक्शन को आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। अब अगर कंपोजिट फंक्शन आपको इतना पता चल गया कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे कैसे चेंज होते हैं, तो आपको सीधा समझ में आएगा। अगर x के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल x, राइट। और अगर इसके अंदर छोटा सा एक इंक्रीमेंट डेल x हो रहा है, तो वैसा ही छोटा सा एक इंक्रीमेंट u में भी होगा, बिकॉज u इज द फंक्शन ऑफ x, x चेंज होने से कौन चेंज होगा, u। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट इन u भी होगा, और वो इंक्रीमेंट हमारा कितना होगा, डेल u। अच्छा, अगर इसके अंदर हो रहा है तो u के चेंज होने से y भी चेंज हो रहा है, तो इंक्रीमेंट ऑफ y भी होगा, कितना होगा, डेल y। ये थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा छोटा इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, बहुत छोटा छोटा इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है यहां तक? इतना छोटा इंक्रीमेंट है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस डेल x इज अप्रोचिंग जीरो, मतलब डेल x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। सो डेल y भी हमारा किसको, डेल u भी हमारा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये टर्म मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि क्या है इसका मतलब, जब मैं लिमिट लूंगा तब उस टाइम पे समझाऊंगा। अगर मैं अभी समझाने जाऊंगा तो मैं लिमिट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, जो मैं नहीं कर रहा हूं इस टाइम पे। इस टाइम पे हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के बारे में समझते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने बोला, यहां से ध्यान दो, क्या x के अंदर चेंज होने से y के अंदर चेंज होगा, यस सर। तो मैं अगर ये बोलूं कि रेशियो ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डेल y बाई डेल x। अच्छा, डेल y बाई डेल x क्या होगा हमारा, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ है, y x के चेंज होने से कितना चेंज हुआ, देखो डेल y जितना पहले चेंज हुआ वो किसकी चेंज होने से, u के चेंज होने से। देखो y किसके चेंज होने से चेंज हुआ, u के चेंज होने से, और मल्टीप्लाई बाय डेल u चेंज होगा किसकी वजह से, डेल x के। अब आप सोचोगे सर ये भी तो ऐसा, आप ऐसा डायरेक्टली बोल सकते थे कि यहाँ डेल u से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेल y बाय डेल x मिल गया, वही तो बात है।
बट एक्चुअल में ये आप थ्योरेटिकली समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली इसका ये मतलब है कि डेल वाई चेंज हो रहा है किसकी वजह से, यू के चेंज होने से, बट यू चेंज हो रहा है किसकी वजह से, एक्स के चेंज होने से। ये होल फंक्शन की वजह से चेंजेस क्या हमें मिल रहे हैं कि वाई के अंदर चेंज हो रहा है किसकी वजह से, एक्स की वजह से। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सबको सबके साथ लिमिट ले लूं तो क्या होगा, जरा देखो, टेकिंग लिमिट on both side, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं लिमिट लेता हूं तो लिमिट लेने से देखो कुछ चीजें चेंज होती हैं क्या, तो चेंज होती है कि नहीं वो हम अभी हमें पता चल जाएगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू, मैं क्यों बता रहा हूं अभी ध्यान से देखना, लिमिट अगेन डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। क्लियर है यहां तक? चलिए समझते हैं हम इसको बहुत अच्छे से कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, 1 सेकेंड, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, पहले मैं लिख देता हूं इसे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, नॉट डी, डेल एक्स। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, del y by del x is equals to limit del x tends to 0 del y by del u into del u by del x। इनके अंदर लिमिट के रूल्स आपको पता है, दोनों के साथ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अलग अलग हमें मिल जाएगा। बट उसके पहले आप पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ये मैंने लिखा है लिमिट लगा के, इसका मतलब क्या है। मैं एक्चुअली में इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ, पहली बात तो वो तो हमें मिल जाएगा, बट देखते हैं क्या हो रहा है। पहले चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। del y by del x is equals to limit del x tends to 0, del x tends to 0 क्या, मैंने क्या बताया कि जो ये x के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत 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 थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो x की वैल्यू 1 है, तो जो del x है हमारा वो है 0.00000000001, कहीं ऐसा, इतना छोटा वो इंक्रीमेंट है। कितना छोटा इंक्रीमेंट है? इतना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो x प्लस del x जो हमारी न्यू वैल्यू मिली वो हमारी क्या होगी, 1.000000001। गिन लेना, सही रहा तो ठीक, नहीं एक आध दो रकम रहेगा बढ़ा देना, उसमें क्या है। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू अगर आप देखो कि मैं अगर ये बोलूं ये del x जो है ये वैल्यू किसके क्लोज है, तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि ये सर 1 के क्लोज है, ये किसके क्लोज है, 0 के। मतलब ये बहुत 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 स्मॉल साइज इंक्रीमेंट है। अगर इतना छोटा इंक्रीमेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो del x है वो अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। इसको अप्रोच कर रहा है 0। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि जो चेंजेस हो रहे हैं इस चेंजेस के टाइम पे del x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। ये चीज आपने लिमिट में भी पढ़ी थी, बट मैं ये चीजें फिर से आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया तो आपके ध्यान में रहे। समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। सो लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x इज इक्वल्स टू, लिमिट दोनों में अप्लाई कर दो, सो आएगा लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del u इंटू लिमिट del x टेंड्स टू 0 del u by del x। चल कुछ चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, यस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, आप समझो वो प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x है, ये दिस इज del x नॉट dx, del x। ओके, यहाँ पे देखो del x है और del x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। यहाँ पे भी लिमिट del x टेंड्स टू 0 del u del x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे del x टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे del x से हमें क्या लेना देना, हमें तो del u और del y से लेना देना है ना, कि चेंज इन y चेंज इन u। लेकिन आप ध्यान से सोचो u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ x थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो y भी तो मेरा कितना चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा सा। तो अगर मेरा x 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है u भी 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब मैं इसी फॉर्मूले को और ज्यादा मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इस न्यू लाइन को, लिमिट del x tends to 0 del y by del x is equals to limit del u tends to 0। क्यों? अगर del x 0 को अप्रोच कर रहा है मींस del u भी 0 को अप्रोच कर रहा है, एंड del y by del u into limit del x tends to 0 del u by del x। अच्छा,
यहाँ पे कुछ अगर आपको ध्यान में रखने के लिए लिखना है तो मैं बता देता हूँ कि अगर डेल एक्स हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, इट डायरेक्टली मीन्स कि हमारा डेल यू भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? बस अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसके बाद तो हमारा एक टर्म पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व हो जाए। मैंने बोला ना बहुत नन्ना मुन्ना छोटा सा एकदम थ्योरम है, कुछ ऐसा नहीं बहुत टफ है। यहाँ पे ये रहा हमारा स्टेटमेंट, थ्योरम आपको ऐसे लिखना है, पूरा का पूरा सॉल्व कर देना। काफी टाइम पूछा जाता है तो कुछ अलग इसमें नहीं कर रहे हो आप, बहुत आसान सा है। तो मैं इसको रब करता हूँ पहले। और यहाँ पे हम देखते हैं थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट की जो रिमेनिंग पार्ट जितना है। अच्छा, लिमिट del x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू लिमिट del y बाई del u, इसको आप del u टेंड्स टू 0 है, इसको आप लिख सकते हो dy बाई du, बिकॉज ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो dy बाई du यही तो होता है लिमिट में, आप यही तो करते हो, आपको पता ही होगा, आपने लिमिट में पढ़ा है लास्ट ईयर में 11th में। तो और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई del u बाई del x, हमारा हो जाएगा du बाई dx। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों फंक्शंस हमारे डिफरेंशिएबल थे, इनका लिमिट निकल रहा था तो हमने निकाला इनका लिमिट, तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि ये भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी हमारा डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ये फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तो मैं इसको भी यहाँ पे फिर से मैंने एक चीज मिस कर दी, उसको ध्यान दो, ये ध्यान देते हो। व्हाट इज del y बाई del x, व्हाट del y बाई del x, बहुत आसान सा है, ठीक है। ध्यान सुनो, इसको अगर मैं ठीक है, सो लिमिट del y बाई del x। अब ये टर्म अगर हमारा डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे आप लिख देना del y बाई del u dy बाई del y बाई del u एंड del u बाई del x इज डिफरेंशिएबल। कैसा है वो? डिफरेंशिएबल। सो del y बाई del x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। कैसा होगा वो? डिफरेंशिएबल का मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई du इंटू du बाई dx। यही आपका कंप्लीट थ्योरम था और यही आपको सॉल्व करना था कि इसी का यही आपका कंप्लीट थ्योरम है जो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और हर साल 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, इवन 15 में तो अक्टूबर प्लस मार्च दोनों में पूछा गया है, 17 में भी अक्टूबर एंड मार्च दोनों में पूछा गया। तो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखो, यही पे मैं एक चीज लिख देता हूँ बस, खाली वो लास्ट में। अगर सपोज करो y जैसे मैंने बोला u पे डिपेंड था, u डिपेंड था x पे, वैसे ऐसे भी तो हो सकता है x डिपेंड हो w पे, W डिपेंड हो किसी और पे, तो सबको ऐसे चैन बनाते चले जाना है। मतलब अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे लिखूं, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du पे डिपेंड है, ये u पे, मल्टीप्लाई बाई u हमारा किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। मैंने बोला x जो है w पे डिपेंड है, तो क्या लिखोगे? dx बाई dw। और मैंने बोला कि w डिपेंड है सपोज z पे, तो मैं क्या लिखूंगा? dw बाई dz। मतलब जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी मैं इसको चेन की तरह आगे ऐसे बढ़ाता रहूंगा। इसलिए इस थ्योरम का एक और नाम है चेन रूल। क्या नाम है? चेन रूल। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला जरूर देखेंगे। साथ में आप वीडियोस देखते देखते उनको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देखो और लाइक एंड सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और साथ में बेल आइकन पे पिन भी करो ताकि आपको न्यू अपडेट्स डायरेक्टली मिलते रहें और फ्रीक्वेंटली आप सीखते रहो कि क्या चीजें चल रही है। जैसे हमारा कंटिन्यूटी चैप्टर चल रहा है तो कंटिन्यूटी में आपकी स्टडी भी चलनी चाहिए। ओके, so thank you so much guys for today. मिलते हैं in the next lecture.